आज हम जो 10वीं क्लास का विज्ञान का पाठ है धातु एवं अधातु, इसके नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है वो है क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण। अब देखिए, हमने इससे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे जो बोर्ड से जुड़े हुए थे 10वीं क्लास के इस चैप्टर से, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसको हम रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो कहते हैं। तो सक्रियता श्रेणी ऐसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको वहाँ बताया था कि हम धातुओं को जो है उनके घटते अभिक्रियाशीलता क्रम में जो व्यवस्थित करते हैं, यानी कि हम एक पूरा श्रेणी बनाते हैं जिसमें सबसे ऊपर उस धातु को रखा जाता है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील, जैसे पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है। इस तरीके से हम पूरी श्रेणी बनाते हैं। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं जो ऊपर रखी जाती हैं और जो कम अभिक्रियाशील धातुएं उससे नीचे, और इस प्रकार से पूरी श्रेणी जो तैयार होती है उसको हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो कहते हैं। अब निष्कर्षण के अध्ययन को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस पूरी सक्रियता श्रेणी को जो है 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। जो धातुएं हैं उनको 3 हिस्सों में बांट लेते हैं उनके सक्रियता के हिसाब से। कौन कौन से 3 हैं? सबसे पहले हमारे पास जो है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो सबसे ऊपर आती हैं उस श्रेणी के अंदर, अभिक्रिया श्रेणी के अंदर, वो हैं उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। फिर कुछ जो बीच में आती है उनको बोलते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, और उसी अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे नीचे जो धातुएं आती हैं उनको हम निम्न अभिक्रियाशील धातुएं कहते हैं। तो इनको 3 हिस्सों में बांटा जाता है और अभिक्रियाशीलता के आधार पर ही हम इसके निष्कर्षण का भी अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से हम इन धातुओं को अलग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमने जो है अयस्क प्राप्त कर लिया है। अयस्क प्राप्त कर लिया है यानी कि मिट्टी की का खनन करके जो हमने उसका अयस्क हमें मिला है, अशुद्धियाँ जुड़ी हुई हैं वो अलग कर दी हमने सांद्रण विधि से, ठीक है ना। तो अयस्क मिला, सांद्रण विधि से हमने अलग कर लिया। अब हमारे पास जो है अयस्क जो है वो सांद्रित रूप में है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। अब उसको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले उन धातुओं के अयस्कों की बात करते हैं जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील हैं, जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ये वे धातुएँ हैं जो बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील हैं। अब जब इनसे शुद्ध धातु प्राप्त करनी, तो हमारे पास तरीका क्या है वो हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले ही देखिए क्या है, हम क्या करते हैं कि ये जो धातुएं हैं इनके जो लवण है, लवण यानी कि सॉल्ट है, ऐसे पोटेशियम का सॉल्ट क्या हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड। सोडियम का लवण क्या हो सकता है, सोडियम क्लोराइड। कैल्शियम का लवण क्या हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट। मैग्नीशियम का लवण क्या हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम का लवण क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस प्रकार से ये लवण जो है वो हो सकते हैं धातुओं के। तो हम क्या करते हैं, धातुओं के जो लवण होते हैं हम उनको पिघला लेते हैं यानी गलित अवस्था में ले आते हैं, या फिर क्या करते हैं, अगर वो पानी में घुलनशील है तो हम इनका जलीय विलयन बना लेते हैं। क्या बताया देखिए मैंने, हम इनके उन धातुओं के निष्कर्षण की बात कर रहे हैं जो बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील हैं। ये धातुएं हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम। हम क्या करते हैं, हम इनके लवण को बहुत अधिक तापमान पर ले जाकर जो है इनको मोल्टन स्टेट में ले आते हैं, गलित अवस्था में ले आते हैं। अब या तो इनके जो लवण है वो गलित रूप में होते हैं या फिर इनका जलीय विलयन। अब इन दोनों में से कोई एक लेकर उसमें से हम विद्युत धारा गुजारते हैं। अब विद्युत धारा जो है, हमने विद्युत वियोजन पढ़ा है, विद्युत धारा क्या करेगी, इसके लवण का वियोजन कर देगी। जैसे कि मान लो हम इसका एक सोडियम का उदाहरण लेते हैं, हमने यहाँ पर सोडियम का लवण ले लिया, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें से अगर हम विद्युत धारा गुजारेंगे तो ये किसमें, सोडियम अलग जो हो जाएगा और क्लोरीन गैस जो है वो अलग हो जाएगी, दोनों अलग हो गए। तो आपने देखा जो ये जो विधि है इसको हम विद्युत अपघटनी अपचयन कहते हैं। यहाँ पे 2 हम इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड को हम कैथोड कहते हैं, दूसरे को एनोड कहते हैं। कैथोड जो होता है वो ऋणावेशित होता है, जो एनोड है वो धनावेशित होता है। अब धातुएं जो खुद धनावेशित हैं तो वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड जिसको कैथोड कहते हैं उस पर एकत्रित हो जाती हैं। तो जितने भी धातुएं आप देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड अगर आप लेंगे, इसमें से विद्युत धारा गुजारेंगे तो सोडियम जो है वो कैथोड पर मिलेगा, क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पर मिलेगी। अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैं ये ले रहे हैं लवण, तो ये क्या होगा हमारे पास, इसमें विद्युत धारा गुजारेंगे तो इसमें एल्यूमिनियम जो है वो कैथोड पर मिलेगा और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पे मिलेगी। ठीक इसी प्रकार कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें से अगर आप विद्युत धारा गुजारते हैं तो इसमें कैल्शियम जो है वो कैथोड पर मिलेगा और क्लोरीन जो है वो एनोड पर मिलेगा। तो ये जो विधि होती है जिसमें हम किसी अभिक्रियाशील धातु के लवण या गलित लवण में से विद्युत धारा गुजारते हैं, इसको बोलते हैं हम विद्युत अपघटनी अपचयन। विद्युत अपघटनी अपचयन। तो ये हमारे पास यानी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन जिसको कहा जाता है। तो इस विधि द्वारा हम उन धातुओं को, अब यहाँ जो धातुएं मिली हैं सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये सभी धातुएं कहाँ प्राप्त होती हैं, कैथोड पर बिल्कुल शुद्ध रूप में होती हैं।
तो ये हमारे पास निष्कर्षण हो गया उन धातुओं का जिनकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो सबसे ऊपर हैं और बहुत अधिक अभिक्रियाशील हैं। उनको शुद्ध रूप में प्राप्त करने का तरीका बड़ा साधारण है। हम उनके गलित लवण में से या जलीय विलयन जो उनके लवण का उसमें से विद्युत धारा गुजारते हैं। ऐसा करने पर जो धातुएं हैं वो कैथोड पर प्राप्त होती हैं, शुद्ध रूप में होती हैं, और इस विधि को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या फिर विद्युत अपघटनी अपचयन कहते हैं। तो ये उन धातुओं का निष्कर्षण है जो कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पाई जाती हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की। इसके अंतर्गत कौन कौन सी धातुएं? जिंक है, लोहा है, लेड है, कॉपर है। ये धातुएं मध्यम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आती हैं। अब ये जो धातुएं होती हैं इनके एस्क या तो कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं या फिर सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। अब यदि ये कार्बोनेट के रूप में होते हैं तो हम इनको ऑक्साइड में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं? किस विधि का? निस्तापन। और जो इनके एस्क सल्फाइड के रूप में होते हैं उनको ऑक्साइड में बदलने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं? तो भर्जन। तो ये जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं इनके जो एस्क हैं उनको ऑक्साइड में बदलने की दो विधियां हैं, कार्बोनेट एस्क निस्तापन विधि द्वारा और सल्फाइड एस्क जो है वो भर्जन विधि द्वारा ऑक्साइड में बदल दिए जाते हैं। अब फिर उसका इसका अपचयन होता है तो धातु में बदल जाते हैं। फिर इसके बाद इनका हम शोधन कर सकते हैं। तो ये मध्यम वर्गीय जो धातुएँ हैं उनका निष्कर्षण के विभिन्न चरण हैं। अब बात करते हैं सबसे अंतिम श्रेणी की, जो धातुएं जो बहुत अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे नीचे आती हैं, जैसे कि सोना और चांदी है। आमतौर पर जो उनके एस्क हैं वो सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। सल्फाइड का देखा हमने यहाँ पर भी क्या करते हैं? भर्जन करते हैं। तो इनका भर्जन कर दिया। भर्जन से हमें क्या, फिर इनका अपचयन करेंगे तो क्या मिलेगी हमें? धातु। और फिर धातु का निष्कर्षण करेंगे, परिष्करण करेंगे तो हमें धातु जो है वो शुद्ध रूप में मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम अगले टॉपिक में इसकी इन विधियों को विस्तार से पढ़ेंगे। जो पहली विधि थी हमने वो आज पढ़ी है, वो है उन धातुओं की जो कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर आती हैं। अब ये अगले टॉपिक में हम इस विधि के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।